नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके हमारे दैनिक जीवन में जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें एक बहुत अहम कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट, परिवहन। और परिवहन निश्चित तौर पर उस दौर में जबकि हम सब करियर को लेकर बहुत सीरियस हैं, हम अपने ऑफिस समय पर पहुंचना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं सड़कों पर ठीक से हों, सड़कें अच्छी हों, जो वाहन हैं उनकी गति नियंत्रित हो, और इसी के साथ हम चाहते हैं कि ट्रेन्ड ड्राइवर्स हों सड़कों पर। और इनमें से जितने भी लोग सड़कों पर अपने अपने वाहन लेकर उतरे हैं, इन सब के पास बाकायदा लाइसेंस हो, जो एक अच्छी प्रक्रिया के तहत पूरी तरह से कंफर्म्ड एक प्रोसेस के तहत आगे बढ़कर उनको वो चीज़ें मिली हों। इसी के बीच में जिस तरह से हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो बहुत सीरियस हैं और उनका बड़ा फोकस है कि किस तरह से हम अपनी सड़कों को और बेहतर बनाएं। और सड़कों पर उतरने वाले जो हमारे वाहन हैं उनमें पुराने जो वाहन हैं, स्क्रैप की एक पॉलिसी आई है जो बड़ी चर्चा में है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज की बातचीत हम करेंगे जो मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्त हैं, सीनियर भारतीय पुलिस सेवा के ऑफिसर हैं। और जैसा उनसे हमने पहले भी अफसरनामा में बातचीत की थी, एक बहुत ही संजीदा, विनम्र और बहुत सरल स्वभाव के एक अधिकारी हैं जिनका पूरा फोकस अपने काम पर होता है। और उसमें भी कोशिश उनकी ये होती है कि किस तरह और एक्सीलेंस लेवल के साथ अपनी टीम के साथ वो आगे बढ़ें। तो चलिए आज हम जानेंगे उनसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। सबसे पहले तो सर मैं यही जानूंगा कि किस तरह से, क्योंकि मैंने सुना है मध्य प्रदेश में आपने लर्निंग लाइसेंस के लिए एक बड़ी इम्पॉर्टेंट ड्राइव चलाई है और ऑलमोस्ट ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो करके आप लोगों तक पहुँचे हैं। और 3 लाख के आसपास का फिगर भी मेरे पास आया है। तो किस तरह से आपने किया, क्योंकि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है कि लोगों को बिना हेजल के परिवहन कार्यालय आए बिना उनके लिए आना तो पड़ेगा ही, लेकिन किस तरह से इस प्रोसेस को आपने आगे बढ़ाया? जी नहीं, तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने इनफैक्ट शुरुआत में पूछा। और जो आप कह रहे हैं कि आना तो पड़ेगा, अब उसकी भी जरूरत नहीं है। वाह। तो मैं आपको बता दूं कि जो फेसलेस सर्विसेज, देखिए क्या होता है कि जो नागरिक सुविधाएं होती हैं और सबसे बड़ी परिवहन सेवा की सुविधा है वो लाइसेंस। हर एक आदमी चाहता है कि उसके पास पहले लर्निंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस के बाद में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस रहे। अब हर एक आदमी की इच्छा होती है कि इस पूरी प्रक्रिया में मुझे किसी परेशानी से न गुजरना पड़े, कम से कम समय, कम से कम परेशानी। उस चीज को हमने एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में लाकर आपके सामने खड़ा कर दिया है। तो जो आप बात कर रहे हैं, तो आज की स्थिति यह है पूरे प्रदेश में प्रत्येक आरटीओ ऑफिस में लर्निंग लाइसेंस इज कंप्लीटली ऑनलाइन एंड फेसलेस। अभी दोनों शब्दों का मैं आपको थोड़ा सा विवरण देना चाहूंगा कि ऑनलाइन का मतलब है कि अब कोई भी कागज या दस्तावेज आपको ले जाके किसी के सामने रखने की जरूरत नहीं कि ये मेरी मार्कशीट है या मेरा बर्थडे प्रूफ है वगैरह वगैरह। आपका सिर्फ आधार कार्ड यदि आपके पास है तो आपको वेबसाइट पर जाकर आधार को ऑथेंटिकेट करवाना होगा कि यहाँ मैं आधार कार्ड को उपयोग में लेने के लिए विलिंगनेस देता हूँ। उससे ओटीपी आएगा, फॉर्म भरिए, फीस जमा करिए, फिर एक टेस्ट हम लेते हैं लर्निंग लाइसेंस का, ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। वो पहले भी होता था। पहले आपको आरटीओ ऑफिस जाके देना पड़ता था। अब आप अपने घर पर, किचन में, बेडरूम में या जहां भी बैठकर देना चाहें, रात के 11 बजे देना चाहे, सुबह 5 बजे देना चाहें। और जैसे ही टेस्ट पूरा होता है और यदि आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसी समय आपका लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड हो जाता है। तो 3 या 4 फायदे। पहली बात तो ये कि अब आपको कोई अपना डीजल या पेट्रोल कंज्यूम नहीं करना है। आपको समय नहीं लगाना है कि अब आपको ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ेगा या बॉस से पूछना पड़ेगा कि मेरे को थोड़ा अपना लर्निंग लाइसेंस लेने जाना है। पहली बात बहुत जरूरी है। दूसरी ये कि अनिश्चितता बिल्कुल नहीं है। अब ये नहीं कि मेरा लाइसेंस कब तक बन के आएगा, किसी को फॉलो करने के लिए मुझे पूछना है, फोन लगाना है। यदि आपने फीस जमा कर दी है, आपका टेस्ट हो गया है और टेस्ट में आप पास हो गए, जो आपको तत्काल पता चल जाएगा, तो आपके सामने लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड हो जाएगा। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, अब कोई बिचौलिया या इस तरह की बात नहीं है जिस पे कि जरा भी आप आक्षेप लगा सकें कि अरे मैं तो बहुत परेशान हो गया लेने में वगैरह वगैरह। आपके सामने सब कुछ है। जितनी फीस निर्धारित है उतनी ही आपसे ली जाएगी, उतना दिया जाएगा। तो लर्निंग लाइसेंस का ये ऑनलाइन होना इज ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन। और ये सिर्फ लर्निंग लाइसेंस ही नहीं है, हमारी 4 और सेवाएं ऐसी हैं जिनको हमने कंप्लीटली ऑनलाइन और फेसलेस बना दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यू कर, देखिए ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी बात चलिए तो मैं बता दूं, ड्राइविंग लाइसेंस को हम कंप्लीटली ऑनलाइन कभी भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा।
उसके बिना हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दे सकते। हम नहीं चाहते कि कोई आदमी बिना टेस्ट लिए सड़कों पे घूमे और एक्सीडेंट करता रहे। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए भी जो कागज़ों वाली प्रक्रिया है वो पूरी ऑनलाइन हो गई है। आप अगेन एलएल की तरह, लर्निंग लाइसेंस की तरह अपने फॉर्म्स को अपलोड करिए, आधार ऑथेंटिकेशन करिए, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए। जाइए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट में यदि आप पास हो जाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस घर पर आ जाएगा, या जैसा कि आपने लेने के लिए इच्छा व्यक्त की आपको मिल जाएगा। तो इसमें कंप्लीटली ऑनलाइन शब्द मैं यूज़ नहीं करूंगा क्योंकि आपको आना है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस के डुप्लीकेट, ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल, यानी कि अगर ख़त्म हो गया है, एक्सपायर हो गया है तो दोबारा, और या एंडोर्समेंट, यदि आपका पता चेंज हो गया है उसको आप ड्राइविंग लाइसेंस में चाहते हैं, दिस हैज़ ऑल्सो बिकम कम्प्लीटली ऑनलाइन। इन तीनों सेवाओं के लिए आपको आरटीओ ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। सर, ये प्रोसेस आपने कब से आरंभ की मध्य प्रदेश में, और 3 लाख का ये जो फिगर है, अब तक कितने लोग ऑनलाइन इस सेवा का फायदा उठा चुके हैं? लर्निंग लाइसेंस की सेवा हम लोगों ने 1 सितंबर 2021 से कर दी थी। इनफैक्ट देर इसलिए हुई कि मध्य प्रदेश संयोग से वाहन और सारथी 2 पोर्टल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें आने में हमको थोड़ी सी देर हुई क्योंकि हम पहले किसी और पोर्टल पे थे। तो सितंबर से लेके फरवरी तक, कल शाम तक का आंकड़ा था 3,20,000 का, यानी कि हमारे मतलब उसका इम्प्लीकेशन देखिए। 3 लर्निंग लाइसेंस कौन लेता है? युवा भाई लेते हैं। 3,20,000 युवाओं को प्रदेश के आरटीओ की लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ी। उस समय में वो अपना कोई ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोनॉमिक काम कर पाए जो उनके फ्यूचर के लिए, जो उनके कैरियर के लिए बेहतर काम कर सकेगा। तो ये तो सर एक बड़ी इम्पोर्टेंट पहल हुई। दूसरा, मैंने ये भी सुना है कि महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस ड्राइविंग की अगर हम बात करें, आधी आबादी जो अब बहुत बढ़ चढ़कर मैं देख रहा हूँ कि वो वाहन सड़कों पर लेकर, चाहे कामकाज की उनकी व्यस्तता हो, या अगर गृहिणी हैं तो अपने बेटे या बिटिया को ट्यूशन पे लाना, स्कूल ले जाना और लाना हो, या घरेलू रोज़मर्रा की चीज़ें हो, कार से लेकर 2 व्हीलर्स तक आज महिलाओं का बोलबाला है। इसके लिए आपने क्या सोचा? ये तो आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा। वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के इनिशिएटिव से लर्निंग लाइसेंस या लाइसेंस के लिए हमारी बहनों को फीस 0 है। इन्हें लर्निंग लाइसेंस के लिए भी आपको 0 फी, कोई भी फी नहीं देना है, ना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। पर उससे आगे बढ़कर लाइसेंस ले लेना पर्याप्त नहीं है, आपको गाड़ी चलाना भी आना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि कुछ ग्रामीण इलाकों की या कुछ ऐसी बहनें हमारी जिनको कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, जिनको वो अवसर नहीं मिल पाया, तो हमने एक बड़ा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया था, इंदौर आईटीआई से प्रारंभ किया था पिछले फरवरी 2021 में। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना सफल प्रयोग रहा। इतनी सारी महिलाएं, कोरोना के पीक पीरियड के बावजूद भी हम लोगों ने उनको निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया आईटीआई इंदौर में। एंड न सिर्फ सीख जाना तो एक बात थी कि वो लोग ड्राइविंग प्रशिक्षण प्राप्त करके ज़्यादा आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी, एक स्किल उनके पास आ गई थी। उनमें से कई को जॉब मिल गए, या तो उबर के साथ, ओला के साथ, या खुद का उन्होंने कुछ ऑटो वगैरह खरीद के गाड़ियाँ चलाई कुछ एजेंसीज के साथ में। तो देखिए इसके कितने फ़ायदे होते हैं। एक तो आप हमारी उन महिलाओं को जिनके पास रोज़गार नहीं था, रोज़गार मुहैया कराते हैं या कम से कम उस योग्य बनाते हैं। दूसरी ये कि उनमें एक आत्मविश्वास कि अब मैं इकोनॉमी की मुख्य धारा में आ गई हूँ, अब मैं कभी भी अपनी इच्छा से जो भी चाहूँ कर सकती हूँ, या तो एंटरप्रेन्योर बन के अपना खुद का ऑटो खरीद के या टैक्सी खरीद के, या कहीं पे सर्विस ज्वाइन करके। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, ऐसी महिलाएं जब सार्वजनिक परिवहन में चलाते हुए दिखेंगी गाड़ी, तो और छोटी बहनें हमारी आकर्षित होंगी, अरे ये तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं ज़्यादा सुरक्षित महसूस करूँगी। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं जो बात कर रहा था कि हमने इंदौर से प्रारंभ किया था, लेकिन उसके बाद उसकी सफलता को देखते हुए हमने भोपाल, ग्वालियर, बिलासपुर, खंडवा, यहाँ तक कि हम लोगों ने झाबुआ और ऐसे इलाकों में जो कि बहुत ग्रामीण किस्म के हैं, जहाँ पे कि सामान्यतः आपको प्रशिक्षक नहीं मिलते, वहाँ भी इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया है सफलतापूर्वक। और अब बहुत सारी हमारी बहनें निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण, निःशुल्क शब्द पर मैं जोर देना चाहूँगा कि उसमें उनको कुछ भी नहीं देना होता है, निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण प्राप्त करें। वाह। और जैसा आपने मुझे बताया कि ये रोज़गार के लिए एक बहुत अहम है, और समाज का वो तबका महिलाओं का जो बहुत वेल ऑफ नहीं है, जिसको आप और हम कह सकते हैं, जिनको नौकरी की ज़रूरत है। और आजकल जिस तरह महिलाएं ओला, उबर और इस तरह की सर्विसेज का इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये महिलाओं के लिए एक नया एवेन्यू है आपके लिए कि अगर आप वो सीख कर तो बहुत सुरक्षित तरीके से और बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में
जहां यात्री को एक बहुत ही कंजेनाइटल एटमॉस्फेयर में ट्रैवल का मौका मिलेगा, और वहीं दोनों के बीच की जो एक रिलेशनशिप है वो बड़ी महत्वपूर्ण होगी। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तो इसको और आप आगे एक्सपेंशन हाँ, उसको और कर रहे हैं हम लोग एक्सपेंशन। अब जो नेक्स्ट स्टेज है हमारी ब्लॉक लेवल पे, क्योंकि देखिए इसकी सबसे बड़ी कंस्टेंट क्या है, आज भी हमारी बहनें क्योंकि हॉस्टल हर जगह नहीं हो पाता महिलाओं के लिए, ड्राइविंग ट्रैक हमको मिल जाता है आईटीआईज में, पॉलिटेक्निक में सिखाने वाले मिल जाते हैं, गाड़ियाँ मिल जाती हैं, लेकिन हम चाहें कि उनको किसी हॉस्टल में रुकवा के और दिन रात ट्रेनिंग कराएं, ये संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए हमने अब चाहा है कि ऐसे ट्रेनिंग सेंटर हम ब्लॉक लेवल पे, तो ब्लॉक लेवल पे कोई अगर आईटीआई है या इवन कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिसके पास अच्छा खासा ग्राउंड है जिसको हम ट्रैक बना के और सिखा सकें, तो अब हमारा प्रयास है, मुझे लगता है कि 1 या 2 महीने में हम कुछ ब्लॉक्स में, स्पेशली उन ब्लॉक्स में जहाँ की आदिवासी बाहुल्य है या ऐसे दूरस्थ इलाके हैं जो अदरवाइज शहरों तक नहीं आ सकते, उनमें ये प्रयास हम कर रहे हैं और जल्दी ही आप देख पाएंगे उसको। मैं स्क्रैप पॉलिसी पे आऊँगा, लेकिन उसके पहले एक सवाल जो मेरे मन में है, हालांकि वो सीधे आपके डिपार्टमेंट से नहीं जुड़ता है। किसी एक्सपर्ट का मैंने कहीं ओपिनियन पढ़ा था कि सड़कों पर लोग जब अपनी गाड़ियां लेकर उतरते हैं तो उनके दांत भिचे होते हैं और उनके लिए सड़क किसी युद्ध भूमि की तरह होती है, ऐसा दौड़ाते हैं गाड़ियां इस तरह से। इस पे बहुत कुछ विचार किया गया है, कई जगह सड़कों का जो डिज़ाइन है उस पर भी बातें हुई हैं कि यहीं क्यों एक्सीडेंट्स अधिक होते हैं। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस देने के साथ चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो या फिर और जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हों, पुलिस, परिवहन, ये सब मिलकर क्यों ना वाहन चालकों के लिए भी कुछ इस तरह का अवेयरनेस और उनके मानसिक संतुलन को बिल्कुल ठीक रखने के लिए, क्योंकि लोग कई बार बहुत ऊबे हुए और रोड रेज बहुत होता है कई बार सड़कों पर, इसीलिए विवाद और वो हिंसा की तरफ भी जाता है। एक्सीडेंट्स तो हम देख ही रहे हैं क्योंकि सड़कें डे बाई डे बेहतर हो रही हैं। जी नहीं, आपने बहुत, इनफैक्ट आपने जो रोड सेफ्टी की जो सबसे बड़ी फिलॉसफी है उसको बड़े अच्छे से समराइज कर दिया, गागर में सागर जैसे कहूँगा। रोड सेफ्टी की जब बात चलती है, सड़क दुर्घटनाओं या सड़क सुरक्षा की जब बात चलती है, तो 4 ईज की बात चलती है। पहला ई जो है इंजीनियरिंग, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि रोड में कहीं ना कहीं अगर कमी हो तो उससे दुर्घटना हो सकती है। अब वो सिर्फ डिज़ाइन वाली बात ही नहीं है, उसमें गड्ढे भी हो सकते हैं। इनफैक्ट इसीलिए कॉन्सेप्ट है ब्लैक स्पॉट का। हर एक सड़क पर कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और हम पाते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, तो ट्रांसपोर्ट, पुलिस और रोड एजेंसीज उनको ब्लैक स्पॉट कहती हैं। तो हमारा एक सम्मिलित प्रयास रहता है कि ऐसे ब्लैक स्पॉट को हम आइडेंटिफाई करें और रेक्टिफाई करें कि अब कम से क्यों हुआ ऐसा, क्या किसी अंधे मोड़ के कारण हुआ या किसी गड्ढे के कारण हुआ या कहीं कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा था जिससे कि देख नहीं पा रहे थे, रीजन कुछ भी हो सकते हैं। तो ब्लैक स्पॉट जो इंजीनियरिंग वाला कॉन्सेप्ट है, और सामान्य जनता से पूछ के कि इस रोड में ये एक्सीडेंट क्यों होते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये अचानक मोड़ आ गया या क्या हुआ वगैरह वगैरह। दैट इज फर्स्ट ई। सेकेंड ई जो बात चल रही है एनफोर्समेंट, वो हमारा काम है मोस्टली, और साथ में पुलिस एजेंसीज का, कि हम यह सुनिश्चित करें कि जो गाड़ी चला रहा है वो उसका वाहन ठीक है, वो वाहन अनफिट नहीं है, ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा, बिना हेड गियर के नहीं चला रहा, इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में नहीं चला रहा, ड्रग्स लेके नहीं चला रहा। ओवर स्पीडिंग का मैं आपको थोड़ा सा डिटेल एग्जांपल देना चाहूँगा कि बहुत सारे कम लोगों को उस आंकड़ों की एनाटॉमी पता है। मैं आपको बताऊं जैसे कि 30 किलोमीटर पर घंटे से लेके अगर 50 किलोमीटर पर घंटे पे हम चले जाते हैं तो कहने को लगेगा अरे हमने थोड़ी सी तो स्पीड बढ़ाई, पर रिसर्च ये कहती है कि इस स्पीड के ट्रांजिशन से आपके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना 90% बढ़ जाती है। और न सिर्फ दुर्घटनाग्रस्त होने की, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद में उसमें फेटेलिटी की संभावना, यानी कि दुर्घटना, तो ये बात हमको बतानी पड़ेगी सबको। अब नंबर आता है ये तीसरे ई का जो बात कर रहा हूँ कि एजुकेशन। इन सारी चीज़ों के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, या कैसे गाड़ी चलाना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करना है, हेलमेट पहन के चलाना है, तो हमारा प्रयास रहता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और एनजीओज के माध्यम से, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से हम अपने यूथ को, अपने ड्राइवर्स को, जो एग्जिस्टिंग ड्राइवर्स हैं उनको सिखाएं। जो आपके का प्रश्न था कि तो हम लोग जब रोड सेफ्टी वीक होता है, रोड सेफ्टी मंथ होता है, तो ड्राइवर्स को इस बात की ट्रेनिंग देते हैं कि भाई ओवर स्पीडिंग नहीं करना है। ओवर स्पीडिंग के आंकड़े बड़े आश्चर्यजनक हैं कि सबसे बड़ा किलर यदि है तो वो ओवर स्पीडिंग है। तो अगर आप थोड़ा सा रुक जाए तो उतनी देर नहीं होगी, लेकिन आपकी दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और जो अंतिम ई है वो है कि इमरजेंसी केयर।
सब कुछ करने के बाद भी दुर्घटनाएं होंगी, पर क्या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हम क्या जल्दी से जल्दी पास के अस्पताल में पहुंचा सकते हैं? और आजकल का कॉन्सेप्ट है गोल्डन आवर का। रिसर्च ये कहती है कि किसी भी सीरियस दुर्घटना में यदि आप दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को विदिन 1 आवर मेडिकल केयर दे पाए तो उसके बचने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये गोल्डन आवर कहलाता है। अब प्रश्न ये कि गोल्डन आवर तक सामान्य आदमी कैसे पहुंचे? उसलिए हमारा प्रयास है कि हर एक ट्रैक जो है, या तो नेशनल हाईवे का या स्टेट हाईवे का, वहाँ पे यदि दुर्घटना होती है तो वहाँ के कॉमन मैन को पता होना चाहिए कि नियरेस्ट एम्बुलेंस कहाँ है या नियरेस्ट पीएचसी कहाँ है। तो वो मैपिंग कि इस ट्रैक के लिए भी, ये भोपाल से सीहोर वाले ट्रैक पर यदि एक्सीडेंट होता है और किसी गांव वाले ने अगर उसको देख लिया या किसी पासर भाई ने उसको देख लिया, तो वो किस नंबर पे कॉल करके बताएगा कि भाई जल्दी से एम्बुलेंस आ जाए। तो वो हमारा प्रयास है मेडिकल अथॉरिटीज़ के साथ में, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ मिलके, कि हम इस तरह की मैपिंग करके और इस बात को डिसेमिनेट करें, इस इन्फॉर्मेशन को, कि नियरेस्ट पीएचसी या नियरेस्ट एम्बुलेंस कहाँ होगी, ताकि हम गोल्डन आवर के अंतर ही उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को इमरजेंसी केयर कर सकें। तो ये जो 4 ईज़ की बात बहुत आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई है। जो 4 ई हैं ये कितने इम्पोर्टेंट हैं, और बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश परिवहन विभाग और डिपार्टमेंट्स के समन्वय से इस पर एक मैपिंग करके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि गोल्डन आवर जो है, जो बहुत एक समय है क्रूशियल मेडिकल की लैंग्वेज में, अगर हम पेशेंट को तब तक हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, और इसमें हम कई बार पिछड़ने की वजह से बहुत अमूल्य जीवन को खो बैठते हैं। सर, स्क्रैप पॉलिसी जो है, इसको लेकर लोगों ने सुना तो है, लेकिन अभी इस पे वो बहुत वेल अवेयर नहीं है, और तो थोड़ा सा इस पर हमें बताइए कि वेल अवेयर नहीं होने का कारण ये है कि अभी नई है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। देखिए, उसकी पृष्ठभूमि मैं आपको बता दूं। अभी तक ये था कि अगर मेरे पास कोई गाड़ी है, व्यक्तिगत गाड़ी, तो 15 साल के बाद मुझे निर्णय लेना होता है कि अब इसकी लाइफ पूरी हो गई, मैं इसको कबाड़ी को बेच दूं या घर पे खड़ा कर दूं और नई गाड़ी खरीद लूं, या लगता है कि 1 आध साल और चला लो। लेकिन इंसेंटिव कोई नहीं था कि अरे आप स्क्रैप कर लो, कोई नई गाड़ी खरीद लो। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो स्क्रैप पॉलिसी के रूप में लिया गया है कि क्या हम ऐसा प्रोत्साहन दे सकते हैं व्हीकल ओनर को कि तुम अपनी पुरानी गाड़ी हटाओ और नई गाड़ी खरीदो। क्यों ये ज़रूरत है? 3 रीज़न। पहले तो कि पुरानी गाड़ियाँ जो होती हैं वो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ाती हैं। आपका डीजल और पेट्रोल का कंजम्पशन, जो एवरेज जिसे कहते हैं, वो बढ़ जाता है, नेचुरली बढ़ जाता है, इन द सेंस कि कम हो जाता है, आपका कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो आपके लिए उस वाहन को मेंटेन करना जो है कॉस्टली है, पुराने वाहन को। यदि आप उसकी जगह नया वाहन खरीद लेंगे तो आपके लिए सस्ता पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो पॉल्यूशन फैलाती हैं वो पुरानी वाहन ज़्यादा फैलाती हैं, तो पूरे शहर के लिए, पूरी व्यवस्था के लिए, पूरी इकोलॉजी के लिए पुराने वाहन खराब हैं। तीसरा ये कि दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना पुराने वाहन की ज़्यादा रहती है नए वाहन की अपेक्षा। तो कुल मिला के व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी हम चाहते हैं कि पुराने वाहन, पुराने मीन्स जिनको 12-15 साल हो गया है, उसकी निर्धारित सीमा भी है कि कमर्शियल व्हीकल 15 साल बाद और पर्सनल व्हीकल 20 साल बाद, ये सामान्यतः एंड ऑफ लाइफ मानी जाती है, अनलेस कि उसका कोई एक्सीडेंट हो गया हो या इतने खराब रोड पे चला हो कि पहले से ही खराब हो गया हो। तो ये तो कारण हुए कि हम चाहते हैं कि इनको व्हीकल्स को स्क्रैप कर दिया जाए। अब जो प्रोत्साहन की बात मैं कर रहा था कि मोटिवेट कैसे किया जाए लोगों को, तो एक तो आप पूरी व्यवस्था तैयार करिए कि लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाए स्क्रैपिंग करना, और दूसरा उनके लिए कुछ मोटिवेशन दीजिए, कुछ इंसेंटिव्स दीजिए। तो इंसेंटिव्स की जो बात मैं करूँगा, ये पॉलिसी कहती है कि यदि आपने अपनी गाड़ी को स्क्रैप किया एक प्रॉपर स्क्रैपेज सेंटर पे, उस स्क्रैपेज सेंटर के बारे में भी बताऊँगा आपको, तो आपको एक स्क्रैप सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट मिलने से आपको 2 फायदे होंगे। जब आप नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन टैक्स, जो टैक्स है रजिस्ट्रेशन का, वो 0 हो जाएगा, और जो लाइफ टाइम टैक्स आप देते हैं नई गाड़ी खरीदने के लिए, उसमें 15 से लेके 25% तक का कंसेशन आपको मिलेगा। यानी कि नई गाड़ी अगर आप 10 लाख की खरीद रहे हैं और उसका लाइफ टाइम टैक्स यदि जैसे 10% के आसपास रहता है, 1 लाख है, तो 15,000 के आसपास का फायदा आपको है, ये आपको है। और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि इवन उसकी कीमत जो होगी नई गाड़ी की, उसमें भी उनको प्रयास किया जा रहा है कि उसमें भी उसको कुछ डिस्काउंट दें यदि आपको। तो ये एक इंसेंटिव है कि आप जल्दी से अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करिए और नई गाड़ी खरीदिए, अपार्ट फ्रॉम जो मैंने आपको पुराने फायदे बताए। अब जो पॉलिसी के तहत जो दूसरा पहलू है कि स्क्रैपेज सेंटर्स कैसे बनाए जाए, तो उसके लिए हम लोग इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, वो आएँ और इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के साथ हम लोग मिलकर कि कौन सा एरिया ठीक रहेगा, जो पॉल्यूशन भी ज़्यादा नहीं फैलाएंगे, पर्याप्त जगह भी होना चाहिए, वो स्क्रैपेज सेंटर बनाएंगे।
और एक पूरा सिस्टम रहेगा। यदि मैं अपनी गाड़ी लेके जाता हूँ तो उस गाड़ी की चेकिंग होगी, वो पूरी तरह रजिस्टर्ड है कि नहीं है, उसका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिया जाएगा, वाहन डाटाबेस में देखा जाएगा कि गाड़ी कोई चोरी की तो नहीं है, इसका रजिस्टर, ये मालिक वही है जो लेके आया है साथ में, या उसने अपना ट्रांसफ़र अपने नाम पे करा लिया है, एंड उसकी पूरी प्रोसेस के बाद में उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो एक पूरी व्यवस्था ऐसी की जा रही है जिससे कि रोजगार मिले, पॉल्यूशन कम हो, ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो, और साथ में सड़क पे ऐसे वाहन चलें जो दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए संभावित नहीं है। तो ये जो स्क्रैपर्स जो सेंटर्स हैं जो आप बता रहे हैं, ये कब तक लाइकली हैं शुरू होना? रिसेंटली हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस ली थी, इसमें MoRTH जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट है और साथ में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश, हम अपेक्षा कर रहे हैं कि अगले 2 या 3 महीनों में कुछ जो महत्वपूर्ण जगह हैं हमारे पास, भोपाल, इंदौर, जबलपुर वगैरह, जहाँ पे ज़्यादा वाहनों का बोझ है, वहाँ पे 2-3 सेंटर्स बन जाने चाहिए। बन जाएंगे सेंटर्स। और अगर मेरी अपनी पर्सनल गाड़ी है, वो 20 साल से कम है उसकी उम्र, 16 साल 17 साल से मेरे पास है, तो मैं नहीं जा सकता स्क्रैप सेंटर। फिटनेस सेंटर ले जाइए आप उसको। अनफिट अगर वो हो जाती है तो स्क्रैप करना अलाउड है। फिट गाड़ी को स्क्रैप करना जो है वो हम एनकरेज नहीं करेंगे। हाँ, ठीक बात। अगर फिट है, चला रहे हैं, वो आपने सारी अच्छा चीज़ें हैं, हाँ, ठीक है, आपने अच्छा हाँ। मेंटेन किया है उसको, तो उसमें ठीक है, तो उसमें नहीं। कंक्लूड करूँगा एक फिर ऐसे सवाल से जो भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से, जैसा हम सुनते हैं कि सिंगापुर में आपको नई गाड़ी खरीदने की परमिशन सड़कों की डेंसिटी, वाहनों की मौजूदगी देखकर मिलती है। क्या आप महसूस करते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, जिनको मैं चिंतक और विचारक ऑफिसर के तौर पर भी देखता हूं, और मैं जो व्यूअर्स देख रहे हैं मैं बता दूं कि मुकेश जी यंगेस्ट IIM हैदराबाद के पास आउट रहे हैं। अहमदाबाद, हाँ, अहमदाबाद वहाँ के यंगेस्ट पास आउट रहे हैं, और MSCT भोपाल के भी यंगेस्ट इंजीनियर्स में उनका शुमार रहा है। और आप उनके बात करने के अंदाज से समझ रहे होंगे, एक प्रोफेसर की तरह वो समझाते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं वो, और इनकी ये भूमिका भी काफ़ी, और इसके लिए एक बार तो उन्होंने अब्रॉड में काफ़ी इसका अध्ययन भी किया जब वो किसी काम के सिलसिले में वहाँ थे। तो सर मुझे ये बताइए कि क्या भारत में जिस तरह वाहनों की एक सुनामी सड़कों पर है, हालांकि हम मेट्रो से और दूसरी तरीक़ों से इसको मैनेज कर रहे हैं, बट ये मैनेज होती दिख नहीं रही, तो एक फ़िलासफ़र की तरह आप क्या देखते हैं, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट महकमे के मुखिया हैं जी? देखिए, बहुत बड़ा माइक्रो पॉलिसी इशू है अर्बनाइजेशन वाला। देखिए, गाड़ियों की ज़रूरत तो पड़ेगी। अगर मेरे घर में मेरे पास गाड़ी है, जैसे ही मेरा बच्चा अगर काम करने लग जाता है तो उसको लगता है कि अपने वाहन के लिए उसको भी जाना चाहिए, तो वो एक डिमांड वाला एस्पेक्ट हुआ। अब सप्लाई वाला एस्पेक्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग लेना चाहते हैं। हाँ, लेकिन कंस्ट्रेंट जो वो है कि रोड्स तो वही हैं हमारे पास, घरों में पार्किंग की जगह वही हैं, तो ओवरऑल जो है मुझे लगता है कहीं बीच में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि एज ए पॉलिसी हम, एज ए सोसाइटी हम किस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं, स्पीड को, लोगों की कन्वीनियंस को, और किस तरह की कन्वीनियंस को देना है हम, क्योंकि पार्किंग न मिलना भी एक अपने आप में परेशान कर सकता है, लेकिन आपकी खुद की गाड़ी है तो उसके अपने फ़ायदे भी हैं। तो ये माइक्रो पॉलिसी इशू है, मुझे लगता है कि बड़े लोगों पर बिल्कुल आपने बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाया है। मुझे भी एक समाधान कारक जवाब मिला है कि वाकई ये एक माइक्रो पॉलिसी इशू है जिसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, इकॉनमी है, लोगों की सुविधाएं हैं। सर बहुत अच्छा लगा इस बातचीत के ज़रिए, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी ताकत से और बड़ी सहजता से आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। बहुत शुक्रिया आपका। फिर आपसे आगे हम बात करेंगे। तो ये थे मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्त और सीनियर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मुकेश जी। अगली बार फिर एक एक्सपर्ट के साथ इस कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे। अनुमति दीजिए।